अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की उर्दू की पहली किताब गुलिस्तान अदब के 12वें सबक पौधे के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पौधे इसे लिखा है कृष्ण चंदन ने और ये एक रपोर्ताज है। वैसे तो ये एक तवील रपोर्ताज है मगर इसका एक छोटा हिस्सा ही हमारी किताब के अंदर दिया गया है। और इस हिस्से के अंदर कृष्ण चंदन ने बताया है कि जब वो और सरदार जाफी निज़ाम कॉलेज से लौटे तो वहां पर फराग, एहतिशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ लाए हुए थे और वो खाना खाने के लिए बैठे हुए उरियानी पर बहस कर रहे थे। और इसके आगे कृष्ण चंद्र बताते हैं कि फराक हुस्नकार हैं, इसलिए उन्हें उरियानी से कोई भी परेशानी नहीं होती और एहतिशाम नौजवान हैं, इसके बावजूद भी उनकी वो उरियानी पर नहीं बिदकते। और वहीं पर वो बताते हैं कि वहीं पर बैठे हुए डॉक्टर अब्दुल अलीम सबको ये समझा रहे थे कि मियाँ तुम ज़रा अभी बच्चे हो। डॉक्टर अब्दुल अलीम के बारे में एक बात ये मशहूर है कि वो बात हमेशा सही बोलते हैं मगर गलत वक्त पर ही बोलते हैं। और जब पेन कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुल्क राज आनंद ने ये तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिया तहरीक की तरह ही एक तहरीक जारी की जानी चाहिए, तो उस मजमे में मौजूद हर शख्स ने उस तजवीज़ की हिमायत की मगर डॉक्टर अब्दुल अलीम ने खड़े होकर उस पूरे मजमे में निगाह डालते हुए ये कहा कि हिंदू तजवीज़ तो अच्छी है मगर फ्रांस में इस तहरीक को चलाने के लिए रुस्वा और वोल्टेयर जैसे अदीब और मुफक्किर मौजूद थे मगर हिंदुस्तान में इस तरह के लोग मौजूद कहाँ हैं। तो इस पर किसी मनचले ने डाइस की तरफ इशारा किया। उस डाइस के ऊपर जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, राधा कृष्णा और अहमद शाह बुखारी और पतरस जैसे शख्सियत मौजूद थे मगर डॉक्टर अब्दुल अलीम ने उस तरफ निगाह डालकर भी यही कहा कि नहीं, इनमें से भी कोई नहीं, और इस पर यह तजवीज़ गिर गई। डॉक्टर अब्दुल अलीम अपनी इसी साफ गोई की वजह से अपने हमदर्द लोगों को भी अपना मुखालिफ बना लिया करते थे। और इसके आगे कृष्ण चंद्र बताते हैं कि डॉक्टर अब्दुल अलीम अदीबों के महात्मा गांधी हैं और अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नाफिज होता है कि अदीबों को उनकी गलतियों पर सज़ा दी जाए तो उस एहतसाब का महकमा भी डॉक्टर अब्दुल अलीम के ही सुपुर्द किया जाएगा। और अगर डॉक्टर अब्दुल अलीम से कोई टक्कर ले सकता है तो वो हसरत मोहानी ही है। और खुशकिस्मती से उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हसरत मोहानी भी मौजूद थे। और जब उरियानी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस के अंदर करारदाद पेश की गई तो बुजुर्गों ने उसकी मुखालफत की और नौजवानों ने उसकी हिमायत की और हसरत मोहानी और काजी अब्दुल गफ्फार उस करारदाद की मुखालफत करने वालों में शामिल थे और आखिरकार वो करारदाद नामंजूर हो गई। इस पर सबते उनसे नाराज़ हो जाता है और कहने लगता है कि मौलाना साहब तो हमेशा यही करते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो होम रूल के दिनों में आज़ादी की बात करके हाई कमांड को खाइफ कर देते थे और जब कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी की बात की तो उन्होंने इश्तराकियत इख्तियार कर ली और वो मुस्लिम लीग में चले गए और अब वहाँ पर खान बहादुर को बगावत के लिए उकसा रहे हैं और मुकम्मल आज़ादी का रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। मौलाना तो चट्टान हैं और वो किसी की भी नहीं सुनते। और इसके आगे कृष्ण चंद्र कहते हैं कि दोपहर के वक्त प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह था और उसकी दावत हसीन सागर क्लब में थी और वो क्लब एक झील के बीच में था, इसलिए लोगों को कश्तियों में सवार करके उस क्लब तक पहुंचाया गया। उस क्लब के अंदर 50 मुलाजिम खाना खिलाने के लिए लगाए हुए थे और 8 कोरस का खाना था। इस पर कृष्ण चंद्र कहते हैं कि इस दावत में इतना खर्च किया गया है कि इतनी रॉयल्टी तो प्रेमचंद को अपनी मुकम्मल जिंदगी में भी नहीं मिली होगी। और इस प्रोग्राम के अंदर काजी अब्दुल गफ्फार ने तकरीर की थी और काजी अब्दुल गफ्फार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्हें किसी चीज़ या किसी वाक़े या किसी ख़ास माहौल ने उनके जहन, उनके फ़िक्र और उनकी फितरी सलाहियत के 2 टुकड़े कर दिए हैं, यानी कि
वो खुश तो अंदर से होते हैं मगर अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते। शायद किसी लैला के ख़त उनको गुदगुदा दें और वो महफिल के अंदर खिलखिलाने के लिए मजबूर हो जाए और उस लैला के ख़त